बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो फिज़िक्स की एक ब्रांच है। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको फ्लूइड और डायनामिक्स के बारे में अलग-अलग बताता चलूँ। डायनामिक्स भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के साथ तब डील करते हैं जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे हों। डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद ऑब्जेक्ट्स डेट आर इन मोशन। अब फ्लूइड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैटर के बारे में आप जानते हैं, मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। सॉलिड हमारे पास जो है वो सब्सटेंस होता है जो अपनी शेप को मेंटेन कर सकता है, यानी उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सके। लेट्स सपोज मैं इस मार्कर पर फोर्स लगाता हूँ तो ये सॉलिड है, तो ये अपनी शेप को मेंटेन कर सकती है। अगर मैं फोर्स लगा के इसकी शेप को बिगाड़ देता हूँ तो दोबारा से ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। तो वो वाला सब्सटेंस जो कि अपनी शेप को मेंटेन कर सकता है उसे हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड जो है वो फ्लो भी नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास हैं फ्लूइड्स। तो अगर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। नंबर एक लिक्विड्स, नंबर टू गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकते और ये आसानी के साथ फ्लो भी कर सकते हैं। तो वो सब्सटेंस जो आसानी के साथ फ्लो कर सकता है उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। और मैंने आपको बताया फ्लूइड्स में दो चीज़ें शामिल हैं। नंबर एक हमारे पास लिक्विड्स और नंबर टू हमारे पास गैसेस होंगी। अब हम बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स की। तो फ्लूइड डायनामिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें फ्लूइड की स्टडी की जाती है जब वो मोशन में हो, यानी मूव कर रहा हो, यानी फ्लो कर रहा हो। तो फ्लूइड डायनामिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है फ्लूइड्स के साथ जो मोशन में हो। अब अगर फ्लूइड मोशन में है तो उसकी स्टडी करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर लॉज बनाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम जो है वो कुछ अजम्पशंस करके फ्लूइड डायनामिक्स में कुछ लॉज बनाते हैं। इस चैप्टर में हम दो बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिनमें एक हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा हमारे पास है बर्नौलीज थ्योरम। याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो करती है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की अगर बात करें तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम डिस्कस करते हैं। और अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो याद रखिएगा इस चैप्टर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली एक थ्योरम पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसे हम बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। तो ये दो बेसिक लॉज लिखे हैं मैंने फिजिक्स के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करती है बर्नौलीज इक्वेशन, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है उसकी बुनियाद पर हमने इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में पहले शॉर्ट क्वेश्चन की, जो हमारे पास है विस्कोसिटी। तो आपने फ्रिक्शन के बारे में तो सुना होगा कि अगर दो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएं, एक पार्टिकल को दूसरे के ऊपर मूव करवाएं, तो इनके दरमियान में फ्रिक्शन की फोर्स होती है जो कि पार्टिकल की मोशन को रोकना चाहती है, पार्टिकल की वेलोसिटी को कम करना चाहती है। जिस तरह सॉलिड्स में फ्रिक्शन की फोर्स
पार्टिकल की मोशन को रोकती है, इसी तरह से फ्लूइड की लेयर्स में एक फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है। याद रखिएगा विस्कोसिटी जो है वो फोर्स नहीं है, क्योंकि विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन नहीं होता, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। विस्कोसिटी फ्रिक्शन की तरह का एक इफेक्ट है जो कि फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान होता है। तो मैंने लिखा है फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी हमें क्या बताती है? विस्कोसिटी हमें ये बता सकती है कि फ्लूइड की फ्लो में रुकावट कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है। मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड के फ्लूइड को फ्लो करने में कितनी रेजिस्टेंस रुकावट का सामना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें विस्कोसिटी दे सकती है। विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की हमें कैसे पता चलती है? तो याद रखिएगा किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी को हम एक कांस्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और ये कांस्टेंट जो है इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हर फ्लूइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफरेंट होता है। हनी के लिए यानी शहद के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, वाटर के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, कोई गैस है तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर के साथ, जिसे हम ईटा बोलते हैं। तो इसको डिनोट किया जाता है ईटा के साथ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लिक्विड्स में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है या गैसेस में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो आप जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स तेज़ी के साथ मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल भी मूव करते हैं, लेकिन लिक्विड्स के पार्टिकल की मोशन गैस के पार्टिकल से अगर कंपेयर कर ली जाए तो गैस के पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। यानी गैस में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है यानी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इज़ ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। अब मैं दो सेम नेचर के फ्लूइड्स को कंपेयर कर रहा हूँ, जिसमें एक हमारे पास हनी है और दूसरा वाटर है। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक गिलास है, अगर इस गिलास में वाटर मौजूद हो तो जैसे ही मैं इस गिलास को ऐसे उल्टा करूँगा तो एक ही दफ़ा सारा पानी नीचे को गिर जाएगा। लेकिन अगर इसी गिलास में हनी हो, शहद हो, और मैं इस गिलास को ऐसे उल्टा कर दूँ तो शहद कभी भी एक ही दफ़ा नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि स्लोली वो गिलास जो है उसमें से शहद नीचे गिरेगा। इसका मतलब ये है कि हनी जो है उसको फ़्लो करने में मुश्किल हो रही है, यानी उसमें फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो हनी की विस्कोसिटी यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। अगर वाटर की बात करें तो हनी से कंपेयर कर लें तो वाटर जो है वो चूँकि ग्लास को उल्टा करने से जल्दी गिर गया था, इसका मतलब ये है कि वाटर में फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो कम है। लिहाजा वाटर के लिए हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो कम होगी। तो इस केस में हमारे पास हनी की विस्कोसिटी जो है वो वाटर की विस्कोसिटी से ज़्यादा होगी। ये अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। अब हम ये देखते हैं कि जो विस्कोसिटी है उस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो फ्लूइड की विस्कोसिटी किस तरह से चेंज होती है। तो एक हमारे पास लिक्विड है और दूसरा हमारे पास गैस है। याद रखिएगा लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने एडहेसिव फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पे ये बताया था कि मड और टायर के दरमियान एक फोर्स होती है जिसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कोहेसिव फोर्स की। तो याद रखिएगा सेम नेचर के जो मटेरियल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं।
अगर ये भी वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। इसी तरह एक मॉलिक्यूल अगर हनी का है और ये मॉलिक्यूल भी हनी का है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी उसे भी हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और ये कोहेसिव फोर्स क्या चाहती है? ये कोहेसिव फोर्स उस मटेरियल के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना चाहती है, उनको दूर नहीं जाने देना चाहती। लेकिन अगर हम हनी और वाटर की, इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन की बात करें, अगर ये हनी का पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल है, तो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगी, याद रखिएगा, उसे हम कोहेसिव फोर्स नहीं एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो सेम नेचर के हमारे पास जो मैटर होगा, जो मटेरियल्स होंगे, उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल उनके दरमियान फोर्स कोहेसिव फोर्स होगी। हनी का मॉलिक्यूल उनके दरमियान फोर्स कोहेसिव फोर्स होगी। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल और हनी के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी वो एडहेसिव फोर्स होगी। तो लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्स ये चाहती है कि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव ना करें। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स की वजह से लिक्विड्स में फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है, यानी कोहेसिव फोर्स ही लिक्विड्स में विस्कोसिटी डेवलप करती है। अब अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स वीक हो जाएगी। कोहेसिव फोर्स वीक हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स का मूव करना आसान हो जाएगा, यानी उनके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड्स की विस्कोसिटी, याद रखिएगा, कम होती है, और टेम्परेचर कम होने से जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो लिक्विड्स के केस में विस्कोसिटी और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होगा एक दूसरे के साथ। अब बात करते हैं गैसेस की। तो जिस तरह लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है, ऐसे ही गैसेस में डिफ्यूजन की वजह से कोहेसिव फोर्स होती है। डिफ्यूजन के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गैस के मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर दूसरी गैस के साथ मिक्सअप हो जाना, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। अगर गैस के मॉलिक्यूल का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। करनी तो उन्होंने रैंडम मोशन ही है, लेकिन तेज़ी से करेंगे। जब मॉलिक्यूल गैस के तेज़ी के साथ मूव करेंगे तो उनके आपस में कोलिजन भी बढ़ जाएंगे। जब उनके आपस में कोलिजन बढ़ जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का फ्लो करना, मूव करना, डिफ्यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके आपस में कोलिजन्स बढ़ गए हैं, एक दूसरे के लिए रुकावट बढ़ गई है। तो अगर रुकावट बढ़ जाएगी, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिहाज से अगर बात करें, तो रुकावट बढ़ने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी यानी फ्रिक्शनल इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो गैसेस में याद रखिएगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन बढ़ जाते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि गैसेस के लिए विस्कोसिटी और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये हमारे पास थी फ्लूइड के फ्रिक्शनल इफेक्ट की बात, जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, और हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से पता करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें एक और बात बता सकती है कि फ्लूइड की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को स्लाइड करवाने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए। अगर हनी की बात करूं तो हनी की एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, यानी हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। वाटर की विस्कोसिटी हनी से कंपेयर करें तो कम है। इट मीन्स वाटर की एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करवाना हनी से ज़्यादा आसान है। अब हम बात करते हैं ड्रैग फोर्स की। ड्रैग फोर्स की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आप गाड़ी की विंडो से अपने हाथ को बाहर निकालें, तो आपके हाथ पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगती है जो आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेलती है।
वो फोर्स आपके हाथ पर एयर लगाती है और एयर एक फ्लूइड है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल फ्लूइड में से मूव करे तो फ्लूइड उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाता है। रिटार्डिंग फोर्स वो होती है जो पार्टिकल की वेलोसिटी को कम करती है, यानी पार्टिकल में डिसेलरेशन प्रोड्यूस करती है। याद रखिएगा, अगर पार्टिकल इधर को जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट तो ड्रैग फोर्स टुवर्ड्स राइट होगी। अगर पार्टिकल अपवर्ड जाएगा तो ड्रैग फोर्स डाउनवर्ड होगी। अगर पार्टिकल टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो ड्रैग फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। यानी जिधर को पार्टिकल मूव करेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स लगेगी, और फ्लूइड अपने में से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स पर जो फोर्स लगाता है, जो रिटार्डिंग फोर्स लगाता है, उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ड्रैग फोर्स को हम डिफाइन करेंगे, रिटार्डिंग फोर्स बाय फ्लूइड ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड। कि एक फ्लूइड में से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करे तो उस ऑब्जेक्ट पर फ्लूइड जो रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, वो हमारे पास जो रिटार्डिंग फोर्स है वो ड्रैग फोर्स होगी। ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, इसके बारे में जो है वो स्टोक्स ने बताया, जिसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं, जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल आपने देखा होगा स्फेरिकल होता है। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है और वो v वेलोसिटी के साथ एक फ्लूइड में से मूव कर रहा है जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा है, तो स्टोक्स ने कहा कि उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर जिसका रेडियस r है और वो v वेलोसिटी के साथ ऐसे फ्लूइड में से मूव कर रहा है जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल होगी। अब अगर इस रिलेशन को देखूं तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली ड्रैग फोर्स ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्रैग फोर्स उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि ड्रैग फोर्स उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मैं आपको ये तीनों फैक्टर्स बारी बारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ हनी के लिए, तो हनी के लिए अभी आपको बताया विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर एक गिलास में हमारे पास हनी है और उसमें हम एक बॉल को फेंकते हैं तो बॉल जो है वो हनी में टॉप से नीचे की तरफ मूव करके जाएगी, लेकिन स्लोली मूव करेगी। बॉल चूंकि स्लोली मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी को स्लो किसने कर दिया है, वो हनी ने कर दिया है। और हनी ने क्यों किया है, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर उसी ग्लास में हम पानी ले लें और उसमें हम एक बॉल को ऊपर से फेंकें तो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा तेज़ी के साथ जाएगी, यानी कि हनी में बॉल स्लो मूव करके नीचे को गई थी, वाटर में कंपैरेटिवली बॉल थोड़ा तेज़ी से मूव करके जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि वाटर जो है उसकी विस्कोसिटी हनी की विस्कोसिटी से कम है। तो जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, अगर उसमें से ऑब्जेक्ट मूव करे तो उस पर ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। अगर सेम ऑब्जेक्ट दो फ्लूइड्स में से मूव करता है तो जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसमें उस पर ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी। सिमिलरली अगर हम वाटर ही ले लें, दो ग्लासेस में वाटर ले लें, जो हमारे पास ये ब्लू वाला ग्लास है इसमें हम बड़े ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकें और जो ग्रीन वाला ग्लास है इसमें हम छोटे ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकें, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हमारे पास छोटा पार्टिकल है वो जल्दी से नीचे पहुंच जाता है और जो बड़ा पार्टिकल है वो देर के साथ नीचे पहुंचता है। तो फ़र्क कहाँ से है, रेडियस से। तो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस ज़्यादा होगा तो उस पर ड्रैग फोर्स भी फ्लूइड ज़्यादा लगाएगा। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ड्रैग फोर्स उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
लेकिन ये बात सिर्फ कम वेलोसिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाए मूविंग ऑब्जेक्ट की तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी डबल हो जाएगी। वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाए तो ड्रैग फोर्स भी 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। वेलोसिटी हाफ हो जाए तो ड्रैग फोर्स भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन ये बात जो है ये लो वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो फिर वेलोसिटी के डबल होने से कोई गारंटी नहीं है कि ड्रैग फोर्स डबल ही होगी। ड्रैग फोर्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स भी इंक्रीज कर सकती है। स्टोक्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। याद रखिएगा, स्टोक्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है। और ये बात मैंने आपको शुरू पे बताई थी कि फ्लूइड डायनामिक्स में लॉज बनाने के लिए, चूँकि फ्लूइड जब मूव करता है तो उसकी मोशन कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो लॉज बनाने के लिए फ्लूइड डायनामिक्स में हम कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं। तो स्टोक्स लॉ में भी हम जो है वो यही बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है।